नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय हिंदी शिक्षण। ये विषय आपका 25 नंबर का आता है। हमने तैयारी आपकी इस तरीके से कराई है जिसमें आप 25 में 25 ला सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं, चाहे कोई भी सेमेस्टर के वीडियो देख सकते हैं। सभी सेमेस्टर के आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब हमने नई प्लेलिस्ट बनाई है, जो आपकी नई प्लेलिस्ट में भी आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली वीडियो मिलते रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कहानी का महत्व लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण का। कहानी का महत्व पूछा गया है, तो हम बात करते हैं कहानी के बारे में। कहानी पढ़ाना का मतलब होता है बच्चों का, साफ साफ मतलब होता है कि बच्चों की जो सृजनशीलता है, उनकी कल्पनाशीलता है ना, उसका विकास करना। कहानी से क्या है, जैसे कि आप कहानी पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, तो क्या होता है वो विचार करते हैं कि सर आगे क्या होने वाला है। अपने मन में ही विचार कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या उनके विचारों का क्या है, विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। वही इसमें दिया हुआ है कि भैया कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। यही मुख्य कारण भैया महत्व है कहानी का। चलेंगे नेक्स्ट। बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। सबसे पहली बात करेंगे, बालकों को कहानी क्यों पसंद आती है। हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है ना। सजीव चित्र, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहानी जो पुस्तक हैं बच्चों की देखेंगे, उसमें चित्र छपे होते हैं। भालू छपा, कहीं ये छपा, कहीं वो छपा आदि। कहानी तो बच्चे अपने मन से ही बना लेते हैं, भले ही किताब जैसी ना हो। वो कहते हैं देखो भालू छपा, यहाँ पर ये जा रहा है, ये खा रहा है, ऐसा कर रहा है, इसको खा लेगा, ऐसा कर लेगा। तो बच्चों का क्या है, सजीव चित्रण भी दिखाई देता है। एक तरीके से वो ये समझते हैं बिल्कुल सही कहानी है, बिल्कुल अपने मन में एक तरीके से ये बैठा लेते हैं, बिल्कुल सही कहानी बिल्कुल है ना। तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानी में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, जिससे बच्चों का क्या भैया है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। चलेंगे नेक्स्ट। कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। कहानीकार का जो प्रमुख कौशल है क्या होना, जैसे कि कोई शिक्षक है, आप शिक्षक हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा कौन सा कौशल होना चाहिए जिससे बच्चों को कहानी का महत्व तो समझ में आए और कहानी में इंटरेस्ट भी आए। तो कहानी में क्या है, कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखने का कहानीकार का प्रमुख कौशल होता है ना। जिज्ञासा बनाए रखें, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल आते थे पहले, अब भी आते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि ऐसे पार्ट पे छोड़ देते थे कि जैसे आप देखने के लिए तुरंत आप सोचते थे कब वो दिन आएगा, कब टाइम आएगा, इसके आगे हम सीरियल देख लें। यानी कि इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चों का इस तरीके से इंटरेस्ट बना रहे, कौतूहल ऐसा बने रहे कि आगे जानने का उनकी मतलब ये बना रहे कि आगे क्या होने वाला है। इस तरीके से आपको कहानी को प्रस्तुत करना है बच्चों के सामने। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का महत्व बताइए, जो कि आपको दोबारा उस तरीके का क्वेश्चन मिल गया है कहानी का महत्व वाला। चलिए देख लेते हैं। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, कहानी मनोरंजन एक अच्छा शासन है। वही लगभग क्वेश्चन का आंसर है। सेम चलेंगे आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक कथा से आप क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा की बात की गई है। लोक कथा के माध्यम से बच्चों को मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, है ना। लोक कथा बहुत सारी आ गई, उसमें कुछ धार्मिक कथाएं भी मिल जाएंगी, शिक्षा की दृष्टि भी अच्छी हो जाएंगी। तो ये हमारा लोक कथा के लाभ हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। दिया है कि मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। मौखिक शिक्षण जो है भैया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि की अगर हम बात करते हैं, ध्वनि जो है 2 प्रकार की होती है। ध्वनि जो है 2 प्रकार की होती है। एक आपके हो गया स्वर और एक दूसरा हो गया आपका व्यंजन, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द जो है किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों को मेल को शब्द कहते हैं, है ना। पहले हम जानते हैं शब्द क्या होते हैं। शब्द वो होते हैं भैया कि अक्षर से मिलके क्या है, शब्द बनते हैं। जैसे कि आ हो गया हमारा अक्षर, है ना, पा हो गया और का हो गया, ये वो हो गया हमारा एक शब्द बन गया आपका, ठीक है। ऐसे ही का, मा और ला मिला के क्या बनता है, ला मिला के बन गया हमारा कमल, ठीक है। ये हमारे क्या है
अक्षर मिलके शब्द बन गए। यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब ये शब्द हम दूसरे लोगों से बोलते हैं, यानी कि अपनी बात को अभिव्यक्ति करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उसके द्वारा क्या है, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जो ध्वनि से जो वर्ड निकलते हैं ना, वही हमारे क्या है, शब्द कहलाते हैं, वही शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? गतिविधियों पर आधारित है ना। शिक्षण कार्य में वह विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें, है ना। गतिविधियों का मतलब है जो कक्षा शिक्षण है भैया, गतिविधियां होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब शिक्षण जो है रुक जाना चाहिए। यानी कि साफ साफ कहा है कि शिक्षण जो आप कर रहे हैं ना, वही शिक्षण उपयोगी माना जाएगा, वही शिक्षण आपका महत्वपूर्ण माना जाएगा जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों क्रियाशील रहें। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी इधर देख रहा है, उधर झांक रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, आपको अपना शिक्षण ऐसा प्रस्तुत करना है जिसमें क्या है, सभी बालक भाग ले सकें आपके शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। हम बात करते हैं विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, है ना, क्या करेंगे, बाल सभा लगाएंगे, है ना। विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद, है ना, हाँ वाद विवाद हो गया आपका, प्रतियोगिता हो गया ना, प्रतियोगिता हो गया, जैसे कि प्रतियोगिता कराते हैं बाल विवाद वाली, क्वेश्चन वोश्चन पूछना, अंताक्षरी करना, ये सब बाल विवाद के अंतर आ गया, है ना। उसके अलावा वार्षिकोत्सव हो गया, है ना, प्रोग्राम कराए जाते हैं वार्षिक में, तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है ना। जैसे कि हमने पढ़ाया था आपको एक पोर्टफोलियो, है ना, सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो के अंतर्गत बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, क्या विकास कर रहा है, उसके द्वारा भी हम भैया क्या है, बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का उसमें सारा डाटा लिख दिया जाता है। ये सारी हमारी विधियां हो जाएंगी बच्चों की गतिविधि का मूल्यांकन करने के लिए। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि पद और गद्य में अंतर, है ना, गद्य एवं पद में अंतर आपसे पूछा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे क्लास में अपने, है ना, आज बीटीसी करके या आप कुछ भी करके क्या है, शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपने क्या पढ़ा था, पद और गद्य पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं। यानी कि जो हमारी कविताएं होती है ना, वो हमारा होता था पद, है ना, जो हमारी कहानी के तरीके से होती थी वो हमारा होता था गद्य। चलिए देख लेते हैं। पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती थी, ठीक है, जबकि गद्य में लय का उपयोग कोई नहीं है, क्योंकि कविता में तो भैया लय ही होती है ना, कविता में तो लय होती है, तो उसमें लय होती है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि कहानी में भैया कोई छंद का उपयोग नहीं होता है। यही हमारा गद्य और पद्य में अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गद्य का अर्थ लिखिए। गद्य के अर्थ की बात करते हैं, जिस रचना में छंद, शास्त्र के गर्द अथवा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे क्या है, गद्य कहलाते हैं, है ना। छंद का प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्राओं का बंधन नहीं होता है, वे हमारे गद्य कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा गद्य है, ये सब कुछ गद्य है। अगर हम कहानी की तरीके से दिखाते वो हमारा पद्य हो जाता है ना। चलेंगे नेक्स्ट। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ की अगर हम बात करते हैं तो इसके उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग होना चाहिए, है ना। शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होनी चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं कि मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए। किसमें, सूक्ष्म पाठ के ही हमारे उद्देश्य हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत पाठ की अगर हम बात करते हैं, इसका क्या अर्थ है। द्रुत पाठ का मतलब क्या हो जाएगा भैया, द्रुत पाठ का अर्थ है कि शीघ्रता से पढ़ना, है ना। अगर आपसे कोई शिक्षक कह रहा है कि आपको द्रुत तरीके से पाठ का वर्णन करना है, तो आप क्या करेंगे कि भैया शीघ्रता से उस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि आपके पास एक बच्चा आया, ठीक है,
वो घर से आया कुछ सोच समझ के, वो आपके सामने उन बातों को प्रकट कर रहा है, यानी कि कह रहा है, वही उसके अंदर का जो कहा है आपसे ना, वही अभिव्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए अपने भावों, उसके अंतर्गत जो भाव आए वो आपके सामने प्रकट कर दिए, वो उसके क्या है, हृदय और विचारों भाषा और वाणी के रूप में प्रदान करता है, वही हमारी अभिव्यक्ति होती है। चलेंगे नेक्स्ट है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। चलिए रमन बिहारी की भाषा में जान लेते हैं। इनके अनुसार है कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, है ना। जिस ध्वन्यात्मक साधन का प्रयोग करता है वही उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है। चलेंगे नेक्स्ट। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हो जाएंगे, जो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है कैसे हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप विचार विमर्श कर रहे हैं ना, ये भी आपका मौखिक अभिव्यक्ति है ना। वार्तालाप कर रहे हैं यानी कि आप संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी आपका हो गया आपका क्या, मौखिक अभिव्यक्ति। उसके अलावा वाद विवाद हो गया, ठीक है, चर्चा परिचर्चा हो गया, कविता पाठ हो गया, भाषा, है ना, कविता पाठ, भाषण हो गया। देखा होगा बहुत सारे नेता लोगों को स्पीच देते हुए, स्कूल में 26 जनवरी को बहुत सारे लोगों को देखा होगा, टीचर लोगों को देते हुए। उसके अलावा व्याख्यान शिक्षण आपका हो गया, कहानी हो गया, कथन हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे और सारे वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको क्या है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपके परीक्षा में 95 प्रश्न मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारे टेलीग्राम से जो जुड़ के आप इसमें पीडीएफ भी पा सकते हैं। एग्जाम सर स्टडी सर्च करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज भी है। अब आपको मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।